पूछ लो आवाज का। हाँ बच्चों, साहब सभी को आवाज आ रही है तो एक बार क्विकली पोस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आई एम ऑडिबल, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। Okay, स्टूडेंट्स ठीक है बच्चों। ठीक नहीं है, अब जुड़ने दो। ओके ओके नॉर्मल काम ठीक है बच्चों, अभी जुड़ने देते हैं 2 मिनट और, है ना सभी बच्चों को क्विकली। यस 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 स्टूडेंट, एक बार क्विकली ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। एक बार बच्चों और सभी लोग बता दीजिए क्विकली इफ माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। अयान कह रहे थे कि क्लियर नहीं है सर, वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट, लेट मी अटैच इट मोर क्लोज। अब साफ आ रही है बच्चों? एक मिनट, अब चेक करिएगा बच्चों कैमरा। अब चेक करिएगा बच्चों। यस, नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। अब सही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात किए थे। बच्चों इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने पहले प्लांट टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा कि कैसे कैसे हम लोग प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं। हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्लासिफाई किया। मेरिस्टेमेटिक फास्ट डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना हुआ होता है जिनका काम सिर्फ डिवीजन का होता है। उनको लोकेशन के बेसिस पर एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल में डिवाइड किया, और जो परमानेंट टिश्यू था उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, एंड द अदर वन वाज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है, और उसके बारे में हमने ये बात भी आपको बच्चों बता दिया था लास्ट टर्न पर कि ये एक जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो जाइलम है बच्चों उसके थ्रू वाटर का जो कंडक्शन उसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, और वो 4 अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ होता है। और जो फ्लोएम है बच्चों दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो भी एक्चुअल में 4 अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ है। और फ्लोएम बच्चों फूड का जो ट्रांसपोर्ट है सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में करता है। एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। तो ये कई सारी बातें बच्चों लास्ट टर्न पर हमने कर लिया था। हम लोगों ने जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में बात कर लिया था बच्चों। आई होप आपको जो डीपीटी भेजा गया था उसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। अच्छा, अगर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं तो अब आज हम लोग डिस्कशन प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं। हम लोगों को क्रॉस सेक्शन डिस्कस करना है बच्चों, किसका? स्टेम का, रूट का और लीफ का। सर एक क्वेश्चन, यस बताइए बच्चा, अंशुला बताइए बेटा। यस यस वालेकुम सलाम एवरीबॉडी, क्विकली बताइए। चलिए बाद में पूछिएगा क्वेश्चन, अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी कांट वेट मच, एंड हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम डिस्कस करते हैं। पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट डिस्कस करते हैं।
इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर रूट को हम लोग काट दें तो रूट के अंदर कौन कौन से लेयर्स वन बाय वन नजर आते हैं, है ना। रूट के अंदर कौन कौन से लेयर्स वन बाय वन नजर आते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पर रूट का मैं एक क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए ये दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे बाहर एक लेयर होती है बच्चों सेल्स की, जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर एक पतली सी लेयर होती है सेल्स की। मान लीजिए कोई रूट था बच्चों, उस रूट को हमने काट दिया, तो काटने के बाद उसके अंदर अलग अलग लेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली लेयर ये सबसे बाहर जो आपको नजर आ रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एपिडर्मिस। व्हाट इज दिस? दिस इज एपिडर्मिस स्टूडेंट्स, ये एपिडर्मिस है। और यही जो एपिडर्मिस है बच्चों, इसी के अंदर से कुछ कुछ सेल्स प्रोट्रूड आउट करते हैं और बना लेते हैं रूट हेयर्स। जैसे ये देखिए बच्चों, यही एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन से ये हम लोग रूट हेयर्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं या रूट हेयर्स शो कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? ये रूट हेयर्स है स्टूडेंट्स, दीज आर रूट हेयर्स। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर ये समझाया बच्चों, सबसे पहली चीज हमने ये बताया कि जो रूट है उसका जब क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो सबसे बाहर जो लेयर मिलता है वो एपिडर्मिस है। और इन्हीं एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन से बच्चों रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। एंड दीज रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। ये कहते हैं बच्चों ये रूट हेयर्स है, ये यूनिसेलुलर है बच्चों, और ये इनका काम ये है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दे आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया स्टूडेंट्स। तो रूट हेयर्स दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस, ये मिलियंस के तादाद में पाए जाते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और इनका मेन रोल क्या है बच्चों? ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। किस लिए बढ़ाते हैं सरफेस एरिया को? ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया मिल सके बच्चों। और आगे चलते हैं बच्चों, इस एपिडर्मिस के जस्ट अंदर दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं बच्चों, दूसरे कलर से एक नेक्स्ट लेयर दिखाता हूं बच्चों। ये देखिएगा, ये है कॉर्टेक्स। This is the second layer after epidermis and this layer is called as cortex students। अब हर जगह नहीं दिखा रहे, एक पार्ट में बस दिखा देते हैं। ये देखिएगा बच्चों, ये हमने क्या दिखा दिया है यहाँ पर? ये हमने कॉर्टेक्स दिखा दिया है। दिस, इसमें जो सेल्स है बच्चों ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, ये कॉर्टेक्स है। तो सेकेंड लेयर जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, दैट इज एक्चुअली द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर एक और लेयर देखिए बच्चों, ये देखिए एक और लेयर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंड ये जो लेयर है बच्चों, इसको कहते हैं एंडोडर्मिस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इसे हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। ये सेकेंड लेयर बच्चों, बस आधे में सारा डिटेल्स दिखा रहा हूं, पूरे में ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, वी डोंट हैव मच टाइम स्टूडेंट्स। तो बस आधे में ये देख लीजिए, ये अंदर भी एक लेयर है सिंगल सेल्स की बनी हुई, इसे हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। और ये जो एंडोडर्मिस वाली लेयर है, इसके बारे में एक खास बात है, एक बहुत यूनिक बात है बच्चों, कि इसके अंदर एक मटेरियल का डिपोजिशन होता है। इनके लैटरल और रेडियल वॉल्स में एक मटेरियल का डिपोजिशन होता है एंड दैट इज सुबेरिन। तो बच्चों यहां पर भी सुबेरिन है, आउटर वॉल और लैटरल वॉल्स में एक मटेरियल रेड कलर से यहां पर जो दिखा रहा हूं ना बच्चों, ये सुबेरिन कहलाता है। और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से यहां पर अनकंट्रोल्ड वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और इस लेयर को, ये एंडोडर्मिस है बच्चों। व्हाट इज दिस? दिस इज एंडोडर्मिस। लेकिन एंडोडर्मिस में ये जो सुबेरिन की लेयर है बच्चों, इसके लिए एक स्पेशल नाम हम लोग लेते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो याद रखिएगा ये बच्चों, ये बात सभी लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है। क्या? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो अंदर वाली लेयर है, सिंगल सेल थिक लेयर है ये, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं बच्चों। इट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये अच्छे लेवल की बात है बच्चों, बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में सवाल पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किस लेयर में है, तो आपको बोलना है एंडोडर्मिस ऑफ रूट में है। उसका काम क्या है बच्चों? वो वाटर की एंट्री को कंट्रोल करता है। हर जगह एंडोडर्मिस है, हर जगह एंडोडर्मिस है, लेकिन जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से बस वहां पर एंडोडर्मिस नहीं। तो आप ऐसे समझिए कि पानी सेल वॉल के थ्रू सीप करके अंदर नहीं आएगा। अगर पानी को अंदर एंटर करना है और रूट को क्रॉस करके अंदर एंटर करना है, जाइलम तक पहुंचना है, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली दीवार है, उस दीवार को पार करना पड़ेगा। तो उस दीवार को सेल वॉल के जरिए नहीं पार किया जा सकता, क्योंकि सेल वॉल में सुबेरिन है। तो फिर कैसे पार किया जाएगा? जो कैस्पेरियन स्ट्रिप के पहले वाला सेल है,
उस सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, फिर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू एंडोडर्मल सेल में जाना पड़ेगा, फिर एंडोडर्मल सेल से फिर अंदर पेरिसाइकिल वगैरह की सेल्स में जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो अंदर एंटर करेंगे। तो एक बात अभी बस याद रखना है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पर पाई जाती है बच्चों। एक और यहां पर लेयर ऑफ सेल्स मैं दिखाता हूं, ये देखिएगा बच्चों, ये देखिएगा यहां पर, ये क्या है, ये पेरिसाइकिल के सेल्स है, एक और लेयर है जिसको पेरिसाइकिल कहते हैं। और फिर फाइनली सबसे अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों जाइलम प्लस फ्लोएम, और इन दोनों को एक साथ मिला करके, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला करके हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल सबसे अंदर पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट ऑन द इनरमोस्ट साइड, ये सबसे अंदर पाए जाते हैं। ये वाली लेयर क्या बताइए बच्चों, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद ये जो रेड कलर से सेल्स बनाए हैं, ये क्या है बच्चों, इसे कहा जाता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल बच्चों यहां तक अगर आपने सीख लिया तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं बहुत क्विकली, एक बार सुनिएगा, एक बार क्विकली सुनिएगा। मान लीजिए कोई रूट है, उस रूट को सबसे बाहर से आप छिलेंगे तो आपने एपिडर्मिस निकाल दिया, और एपिडर्मिस से बढ़े हुए कुछ रूट है जो यूनिसेलुलर थे उसको आपने निकाल दिया। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर से आपकी मुलाकात होगी रूट के अंदर, दैट इज कॉर्टेक्स। मान लीजिए आपने कॉर्टेक्स को भी छिल करके हर तरफ से निकाल दिया, पूरे 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 उसके जो, जैसे ये रूट हेयर है तो रूट हेयर में हर मतलब रूट है तो इसमें पूरा कॉर्टेक्स भी आपने हर तरफ से छिल करके निकाल दिया। अब आपकी मुलाकात होगी एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस के सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और अंदर जाएंगे, अगर एंडोडर्मिस को भी छिल करके हम निकाल देंगे तो अंदर मिलेगा हमें पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल भी निकाल देंगे तो फाइनली आपको वो जाइलम और फ्लोएम के लंबे लंबे ट्यूब्स अंदर नजर आएंगे, और उन दोनों को एक साथ मिला करके वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। याद रहेगी बच्चों बात, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर कोई सीक्वेंस आपसे पूछे तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे बाहर क्या, एपिडर्मिस, उसके और अंदर क्या बच्चों, उसके अंदर कॉर्टेक्स, और अंदर क्या बच्चों, एंडोडर्मिस, और अंदर क्या बच्चों, पेरिसाइकिल, और इनर मोस्ट में जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर बंडल्स। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर है रूट के क्रॉस सेक्शन के बारे में। Now let's quickly students talk about the next topic, and that is cross section of stem। स्टेम के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। इसके बारे में भी सुनिएगा, सारे लेयर्स के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, ये देखिए सबसे पहले यहां पर भी सबसे बाहर जो लेयर है वो क्या कहलाता है, दैट इज एपिडर्मिस। तो यहां पर भी एपिडर्मिस की एक लेयर पाई जाती है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो रूट में भी एपिडर्मिस है और स्टेम में भी एपिडर्मिस है बच्चों। स्टेम के अंदर भी एपिडर्मिस है, ये देख सकते हैं आप। इन स्टेम आल्सो देयर इज एपिडर्मिस प्रेजेंट। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ ये जो स्टेम है बच्चों, उसके एपिडर्मिस से भी कुछ हेयर्स निकले हुए होते हैं, वो हेयर्स को हम लोग स्टेम हेयर्स बोलते हैं, या उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, ट्राइकोम बोला जाता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, देख सकते हैं बच्चों कई सारे सेल्स यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ये मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं, इनको ट्राइकोम्स भी बोला जाता है। ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन है बच्चों। स्टेम का क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं ना, जैसे कोई स्टेम है उसको काट दिया और काटने के बाद उनके अलग अलग लेयर्स में पढ़ रहा हूं, तो याद रखिएगा सबसे बाहर यहां पर क्या है बच्चों, सबसे बाहर यहां पर एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। उसके बाद बच्चों यहां पर ये जो मल्टी सेलुलर हेयर्स है, इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेम हेयर्स। इन्हें स्टेम हेयर्स कह दिया जाता है, या इन्हीं को हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है बच्चों, आपके एनसीईआरटी किताब का वर्ड है, तो जरूर याद रखिएगा ट्राइकोम्स, और दे आर कॉल्ड एज स्टेम हेयर्स। उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, उन्हें ट्राइकोम्स या स्टेम हेयर्स कह देते हैं। ये कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर है, दे आर मल्टी सेलुलर एंड देयर फंक्शन, इनके कई फंक्शंस हैं। जैसे एक फंक्शन है बच्चों डिफेंस का, एक फंक्शन है वाटर के एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करने का। So they have, one of the function they have is defense, and the other one is to prevent excessive loss of water from them, है ना, वाटर का एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करना। अभी बात खत्म नहीं हुई है बच्चों, इसके ऊपर एपिडर्मिस के बाहर एक नॉन सेल्यूलर मटेरियल डिपॉजिटेड होता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये देखिए बच्चों, रेड कलर से पूरी एक कोटिंग दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये क्यूटिकल कहलाता है बच्चों। व्हाट इज दिस, दिस इज क्यूटिकल। तो याद रखिएगा ये बात
कि एपिडर्मिस के बाहर एक और लेयर होती है, लेकिन वो सेल से बनी हुई लेयर नहीं है। इसे क्या कहते हैं? दिस इज क्यूटिकल। ये इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को, जो जैसे बेसिकली फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो पाए, वो एंटर ना कर पाए इसके अंदर, इसलिए वो क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है। प्लस ये क्यूटिकल का एक मेन रोल और क्या है बच्चों? ये एक्सेसिव वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। तो यहां पर क्या कह दिया जाए? इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, एक्सेसिव वाटर लॉस। बच्चों ये एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है ये जो सबसे बाहर वाला लेयर क्यूटिकल। और क्यूटिकल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, और अंदर आते हैं बच्चों, और अंदर फिर क्या है बच्चों? अगेन यहां पर भी कॉर्टेक्स है, तो यहां पर भी वो लेयर है बच्चों कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के कई सेल्स हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। यहां पर भी वही बात हम कहना चाहते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स के कई लेयर ऑफ सेल्स हैं जो लूजली पैक्ड है। और अगर एकदम अंदर हम लोग डिस्कस करें तो यहां पर भी क्या है बच्चों? यहां पर भी एंडोडर्मिस है, लेकिन यहां एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाया जाएगा। यहां पर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा, यहां सिर्फ एंडोडर्मिस मौजूद है बच्चों। ठीक है, ये बात भी हो गई। और आगे हम लोग चलते हैं, और यहां पर भी बच्चों पेरिसाइकल मौजूद होता है। एंडोडर्मिस के अंदर ये लेयर है बच्चों पेरिसाइकल की, एंड एकदम अंदर बच्चों यहां पर क्या पाया जाता है? अगेन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम X+P इज जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे हम लोग एक साथ मिला करके क्या कह देते हैं बच्चों? वैस्कुलर बंडल कह देते हैं या वैस्कुलर टिश्यू कह देते हैं। तो सबसे बाहर बच्चों क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद क्या बच्चों? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के और अंदर क्या? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के और अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के सबसे अंदर पाया जाता है वैस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। आई होप बच्चों यहां तक बात आपके बिल्कुल क्लियर है ना? एक मिनट रुकिएगा, है ना? यहां तक बात सभी को क्लियर है बच्चों? क्या हमने बता दिया कि जो स्टेम है उसके क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहर क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद फिर क्या है बच्चों? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के और अंदर क्या है बच्चों? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के और अंदर क्या है बच्चों? एंडोडर्मिस। लेकिन यहां एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाए जाते, यहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है बच्चों, क्योंकि स्टेम में कोई चीज बाहर से अंदर एंटर करने की कोशिश नहीं करेगी जाइलम और फ्लोएम में, और अगर एंट्री करने की कोशिश करेगी भी तो जो क्यूटिकल की लेयर है वो उसको एंटर करने नहीं देती है। लेकिन रूट्स के बाहर वो क्यूटिकल की लेयर नहीं है, क्योंकि रूट्स का तो काम ही है पानी को एब्जॉर्ब करना। यहां तो पानी के एब्जॉर्प्शन को रोका जा रहा है बच्चों। तो याद रखिएगा, स्टेम में स्टेम हेयर्स या ट्राइकोन जो मल्टीसेलर होते हैं, है ना? और उसके बाद क्या बताया बच्चों? उस जो एपिडर्मिस है उसके बाहर क्यूटिकल की एक लेयर होती है जो एक्सेसिव वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, और बेसिकली ये याद रखना है ये इन्फेक्शन की एंट्री को भी प्रिवेंट करती है। अच्छा, और अंदर फिर हम लोग कह देते हैं क्या बच्चों? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर और क्या है? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वैस्कुलर बंडल्स। दिस वाज अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। अब इसके बाद बच्चों जो अगला पार्ट है दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। बच्चों अगर यहां तक बात सभी को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब लीफ के बारे में फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्विकली बता दीजिए बच्चों, किसी को अगर कोई भी पॉइंट में किसी भी जगह पर डाउट हो, कोई भी लेयर के बारे में बात पूछना है तो क्विकली पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग लीफ पर जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं है बच्चों। कॉर्टेक्स से पहले कौन सी लेयर है? कॉर्टेक्स से पहले एपिडर्मिस है, मतलब जो सबसे बाहर वाली लेयर है। सबसे बाहर तो यहां पर क्यूटिकल, लेकिन वो सेल से नहीं बनी हुई है, वो नॉन सेलुलर एक कवरिंग है, एक वैक्सी कोटिंग है। उसके बाद एपिडर्मिस, और अंदर क्या? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के और अंदर एंडोडर्मिस, और अंदर पेरिसाइकल, और एकदम कोर में जाइलम और फ्लोएम, जिसको वैस्कुलर बंडल कह देते हैं। हाँ बताइए बच्चों, ठीक है? बात क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चों, अब हम लोग फाइनली और आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं सर लीफ के क्रॉस सेक्शन कहाँ है। अभी बात करने जा रहे हैं, अभी बनाया नहीं है, इन दोनों के बारे में पूछ रहा था। कॉर्टेक्स का रोल क्या बताए हैं सर? कॉर्टेक्स में मेनली पैरेन्काइमा भरा हुआ होता है, तो उसमें फूड वगैरह का स्टोरेज होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग चलते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि ये कोई लीफ था बच्चों,
उसको आपने इस तरीके से काट दिया। ये देखिए बच्चों, ये लीफ थी और इस लीफ को आपने जैसे ये बेसिकली ये क्या था बच्चों, ये पूरी ऐसी लीफ है, इस लीफ को बीच से काट दिया और उसके थिकनेस में देख रहे हैं क्या चीज है। तो उसके थिकनेस में बच्चों इस तरीके से, एक मिनट है ना, उसके थिकनेस में आपको देखिए क्या क्या चीजें नजर आएंगी, बहुत क्विकली देखिएगा। सबसे बाहर यहां पर भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी बच्चों, एपिडर्मिस यहां पर भी प्रेजेंट है, ऊपर के तरफ भी, लीफ के ऊपर के तरफ भी, ऊपर वाले लेयर में भी और नीचे वाले लेयर में भी एपिडर्मिस मौजूद है बच्चों। तो एपिडर्मिस यहां पर भी, पत्ती के भी ऊपर और नीचे एपिडर्मिस की एक पूरी लेयर है, पूरी एक कवरिंग है, और इसी एपिडर्मिस के सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं स्टोमेटा। ये देखिए बच्चों, कुछ गार्ड सेल्स यहां पर बनाया हुआ है हमने, और ये एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटा बनाते हैं। ये स्टोमेटा कहां पर मौजूद होता है, इसी एपिडर्मिस में मौजूद होता है। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना बच्चों, उन्हीं सेल्स के मॉडिफिकेशन से ये स्टोमेटा का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर भी याद रखना है, एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी कोटिंग, जो यहां स्टेम में बताया था बच्चों, रेड कलर से दिखाया था ना, ये कोटिंग क्या है बच्चों, क्यूटिकल। तो यहां पर भी क्यूटिकल की एक कवरिंग पाई जाती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसका लॉजिक भी समझ रहे होंगे, ताकि एक्सेसिव वाटर का लॉस प्रिवेंट ना हो, पानी का लॉस ना हो। आप कहेंगे सर पानी का लॉस तो होता ही है ट्रांसपीरेशन से बच्चों, वो कंट्रोल्ड लॉस है और वो स्टोमेटा के जरिए होता है, वो क्यूटिकल से नहीं होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, क्यूटिकल का काम क्या है कि ये वाटर के एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करता है, और स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपीरेशन कहलाता है। वो तो होना है, क्योंकि एसेंट ऑफ सैप होने के लिए वो जरूरी है बच्चों। अच्छा, यहां पर भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों के बीच में, दोनों एपिडर्मिस के बीच में बच्चों एक और टाइप के सेल्स यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं लूजली यहां पर दिखाता हूं। ये वाले सेल्स कौन से बच्चों, ये वही मीजोफिल सेल्स है। अभी बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे बच्चों, डिटेल में क्लास 11th में पूरा एक चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी, वहां पर आप पढ़ेंगे। बस एक आइडिया आपको मुझे देना है बच्चों, वो आइडिया मैं यहां पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। एकदम सेंटर में देखिए बच्चों, यहां पर भी क्या है, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के भी अंदर जाइलम प्लस फ्लोएम। तो अगर आप किसी पत्ती के ऊपर जो लाइनिंग्स बनी हुई होती है ना बच्चों, उन लाइनिंग्स को देखें तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि शायद किसी के अंदर पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है जाइलम और फ्लोएम की। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, वेन देख रहे हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स लीफ के ऊपर, उसी के अंदर अगर काट करके देखें तो जाइलम और फ्लोएम की पूरी सप्लाई होगी, पूरी पाइपलाइन बिछी हुई होगी। तो वही चीज यहां पर दिखा रहे हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम। और इस वैस्कुलर बंडल के बाहर क्या होगा बच्चों, वही एंडोडर्मिस की एक कवरिंग या एक लेयर होगा, ऐसा सोच सकते हैं आप। अच्छा, उसके अलावा बच्चों यहां पर ये मीजोफिल सेल्स या फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स बीच में भरे हुए हैं। तो चलिए बच्चों, सारे लेयर्स को हम यहां लेबल कर देते हैं। सबसे बाहर ये क्या है बच्चों, ये क्यूटिकल की लेयर है, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और एक्सेसिव वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। ये क्या है बच्चों, स्टोमेटा या स्टोमेटल अपैरेटस कह सकते हैं बच्चों। ये ब्लू वाले सेल्स क्या है, ये मीजोफिल सेल्स है, दीज आर मीजोफिल सेल्स। और उसके बाद ये क्या चीज है बच्चों, ये वैस्कुलर बंडल्स है। यहां पर कोई कॉर्टेक्स वगैरह नहीं पाया जाता है, यहां पर ये सारे लेयर्स होते हैं, ये सारी चीजें लीफ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बच्चों अगर यहां तक कोई बात क्लियर नहीं हो तो क्विकली आप पूछ लीजिए बच्चों चैट बॉक्स में। अभी यहां तक आई होप सभी को बात समझ में आ गई हो। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, ओके कोई बात नहीं। कॉर्टेक्स का क्या काम होता है, मैंने बताया ना बच्चों, कॉर्टेक्स जो है वो एक्चुअल में मेनली पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है, और उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का। सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, खाली जगह को भरने का काम करता है। और क्या पूछ रहे हैं सर, इस वाले एंडोडर्मिस में भी सुबह नहीं बच्चों, यहां पर भी कोई सुबेरिन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। एक क्वेश्चन को बात क्यों पूछते, नहीं इट्स ओके, जिसको भी कोई डाउट हो क्विकली बच्चों पूछ लीजिए। सर एग्जाम कब तक होगा 11th का? बेटा कुछ पता नहीं है, वी डोंट हैव एनी आइडिया जब तक कि एमयू का नोटिफिकेशन ना आ जाए। पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, पेरिसाइकिल कई बार बच्चों सपोर्ट देने का काम करता है, अंदर जो वैस्कुलर बंडल है उसको चारों तरफ से सपोर्ट देने का काम करता है, कुछ केसेस में स्पेसिफिकली। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक
अगर बच्चों सभी को बात समझ में आ गई, इस तरीके से अपना पूरा प्लांट टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। सबको याद रखना है। अब फर्क क्या है वो मैं बता देता हूं। फर्क ये है कि रूट में रूट हेयर से जो यूनिसेलुलर है, जो एपिडर्मिस से अराइज होते हैं, यहां क्यूटिकल नहीं मौजूद है, यहां पर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां स्टेम हेयर्स है जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है, जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जो डिफेंस का काम करते हैं, यहां क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, यहां पर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते। यहां पर बच्चों एपिडर्मिस की दो लेयर्स होती हैं, एक लीफ के अपर और लोअर साइड, दोनों में स्टोमेटा का प्रेजेंस हो सकता है बच्चों। यहां क्यूटिकल की लेयर एपिडर्मिस के बाहर होती है और यहां दोनों एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल्स भरे हुए होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, और सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है बच्चों। आई होप यहां तक बच्चों सभी को बात क्लियर हो गई। और क्यूटिकल लेयर लीव्स को प्रोटेक्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, आई होप यहां तक अगर बात सभी को क्लियर हो गई। अब इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं बच्चों। इसका स्नैपशॉट आप चाहे तो ले लीजिए और या वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। अब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं और अब हम बात करेंगे बच्चों एनिमल टिश्यू के बारे में। ये प्लांट टिश्यू के बारे में अपना डिस्कशन बच्चों पूरा हो गया है। चलिए अब बच्चों हम ये बात पूरा साफ ये क्लियर करने जा रहे हैं और अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पहला आधा हिस्सा हमने पूरा कवर कर लिया है। द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट हाफ पार्ट, इस चैप्टर का जो अगला आधा पार्ट है बच्चों वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हम बच्चों उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से उसके बारे में सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, है ना। क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एनिमल टिश्यू, यहां पर पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, एनिमल टिश्यू। अब एक डेफिनेशन में थोड़ा सा, एनिमल टिश्यू के डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नाउ पे अटेंशन। मैंने बताया ना कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम होता है कंट्रोल्ड वाटर को अंदर जाने देना और वाटर को चेक कर करके अंदर जाने देना, वाटर और उसके साथ मिनरल्स को भी चेक करना। तो वो काम है कैस्पेरियन स्ट्रिप का। वो मतलब वाटर के और मिनरल्स के एंट्री को रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चों, अब एनिमल टिश्यू के बारे में सुन लीजिए बच्चों। पहली बात, जो शब्द टिश्यू है वो एनिमल्स के केस में बिशैक ने दिया था, तो ये चीज सभी को याद रखना है। टर्म है ना, टिश्यू फॉर द केस ऑफ एनिमल्स वाज गिवन बाय बिशैक, है ना। किसने बच्चों? बिशैक ने ये शब्द दिया था, बिशैक, BICHAK, बिशैक। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एनिमल्स में जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर पहले समझ लीजिए, अब बाद में हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अब सुन लीजिए पहले सारी बातें। मैं कहने जा रहा था बच्चों कि एनिमल्स में जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। कैसे डिफरेंट है वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। यहां पर भी वो पहली बात जो प्लांट वाले टिश्यू की डेफिनेशन दिया था वो सेम है, बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी। पहले पूरी बात सुन लीजिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, may or may not have similar structure, usually performing a common function। यहां तक की जो डेफिनेशन थी वो तो प्लांट टिश्यू पर भी लागू हो रही थी, एनिमल टिश्यू में भी लागू हो रही है। यहां पर एक और चीज ऐड हो रहा है, along with the intercellular matrix, सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स या जो फ्लूइड पाई जा रही है वो भी एनिमल टिश्यू में इंक्लूडेड है। जैसे मान लीजिए ब्लड बच्चों सब लोग जानते हैं ना, ये भी एक टिश्यू है अपने बॉडी का, ब्लड इज अ टिश्यू। और ब्लड में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो कोई सेल नहीं है, लेकिन प्लाज्मा ब्लड टिश्यू का एक पार्ट है। तो ये डेफिनेशन अगर बस प्लांट वाली डेफिनेशन रखते तो ये तो प्लाज्मा टिश्यू में इंक्लूड नहीं होती डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एनिमल टिश्यू में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं एंड में। क्या कह देते हैं बच्चों? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, है ना, having a common origin, may or may not have similar structure, usually performing a common function along with the intercellular fluid or matrix is called as a tissue। बच्चों बात समझ में आ गए ना बच्चों? याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, नाउ पे अटेंशन एंड डोंट टॉक अमंग योरसेल्व्स। एक बार समझा दिया सभी को। तो एनिमल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इट इज
a group of cells having a common origin, एक कॉमन ओरिजिन होता है बच्चों उसका, may or may not be similar in structure, may or may not be similar structure, and usually performing a common function, along with intercellular matrix, मतलब सेल्स के बीच में, along with intercellular matrix या फ्लूइड भी कह सकते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और फ्लूइड। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन है बच्चों, कहां पर? इन केस ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या कह देते हैं, ये एक्चुअल में व्हाट इज सेल नेस्ट, ये कहां की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। अभी यहां ध्यान दीजिए बच्चों, जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट में आप सवाल पूछिए। यहां वहां के सवाल हम लोग बाद में एड्रेस कर लेंगे, अभी यहां की बात सुनिए। तो क्या हम लोग कह रहे थे बच्चों, हम लोग ये कह रहे थे कि टिश्यू एनिमल्स के केस में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which have a common origin, which may or may not be similar in structure and usually performing a common function, along with the intercellular matrix। intercellular matrix के साथ उसे क्या कह दिया जाता है बच्चों, उसे हम लोग टिश्यू कह देते हैं। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू को हमने डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद ये बात हम आपको समझाते हैं कि एनिमल टिश्यू जो है वो 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। It is classified into 4 main types। कौन कौन सी 4 मेन टाइप्स है बच्चों? सबसे पहले इसको फर्स्ट इस तरीके से रोमन न्यूमरल में कह देता हूं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, पहला वाला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। जो दूसरा वाला है बच्चों, उसे हम लोग कह देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। द सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू। जो तीसरा वाला है बच्चों, वो मस्कुलर टिश्यू है। And the last one, muscular tissue, and the last one is actually the nervous tissue। तो एनिमल्स में बच्चों 4 मेन कैटेगरीज है टिश्यू की, क्या क्या? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड द लास्ट वन दैट इज नर्वस टिश्यू। आखिरी वाला नर्वस टिश्यू है बच्चों। एनिमल्स में जो टिश्यू पाया जाता है बच्चों, उसको हम लोग 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। बच्चों यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं अगर क्लियर है बात तो हम लोग आगे चलते हैं। पहला वाला एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग लेकर के सारी बातें हम लोग करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये लोकेशन के बेसिस पर और फंक्शन के बेसिस पर ये 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, on the basis of their location and main function। हाँ बच्चों, कोई सवाल बच्चों? चलिए, अगर सभी को बातें क्लियर है तो हम लोग जो है हम लोग बात करते हैं अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्टली लेट्स start our discussion about the epithelial tissue, है ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में बच्चों? अबाउट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, है ना। नाउ पे अटेंशन बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें हैं। बहुत ध्यान से इसको सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बेटा आप बाद में बात करिएगा, फ्यूचर डॉक्टर आपको बहुत अच्छे ज्ञान देने वाला हूं मैं, है ना। अभी अपनी वाहवाही मत यहाँ पर दिखाओ, है ना। अभी बेसिकली जो बात कर रहे हैं उसको समझ लो अच्छे से, है ना। व्हाट्सएप पर पूछ लेना, इससे भी ज्यादा ज्ञान देंगे। अभी जितने की जरूरत है उतनी बातें बता रहे हैं और उतनी ही आपको याद रखनी है ना। जब थोड़ा सा प्रमोट होकर के 11वीं में आ जाना तो फिर बात करना। अभी देखिए बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है
एक ऐसा टिश्यू है जो अपने बॉडी को पूरा एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कवर करने का काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ टिश्यू दैट कवर्स अ होल बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, है ना। ये क्या काम करता है बच्चों? ये अपने पूरे बॉडी को बाहर से कवर करने का काम करता है और अंदर से कवर करने का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो अपने बॉडी को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कवर करने का काम करता है, इसीलिए इसे कवरिंग टिश्यू कह देते हैं बच्चों। याद रहेगी ये बात सभी को। क्या हमने बताया बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो अपने पूरे बॉडी को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कवर करने का काम करता है, इसीलिए उसे कवरिंग टिश्यू कहते हैं। बच्चों ये बात समझिए कि अपने पूरे बॉडी के ऊपर ये पूरा एक कवर चढ़ा हुआ है, पूरे बॉडी के ऊपर, बाहर से भी और बॉडी के अंदर से भी। अगर आप अपने टंग को माउथ के अंदर कहीं पर भी टच करेंगे, अगर टंग को अपने माउथ के अंदर कहीं पर भी टच करेंगे तो इसका मतलब आप एपिथेलियल टिश्यू को टच कर रहे हैं। और सिर्फ माउथ में ही नहीं बच्चों, माउथ के बाद इसोफेगस जो है अपना पूरा, इसोफेगस के अंदर भी ये जो पूरी लाइनिंग है दैट इज एक्चुअली द एपिथेलियल टिश्यू। तो एक सबसे पहली बात एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपने क्या सीखा? एक ऐसा टिश्यू है जो अपने पूरे बॉडी को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली कवर करने का काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कवरिंग टिश्यू। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है बच्चों? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है, क्योंकि ये अपने बॉडी को क्या काम करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये बात याद रखिएगा। क्या हमने कह दिया कि एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स प्राइमरी रोल इज प्रोटेक्शन। प्राइमरी रोल मतलब मेन रोल इसका प्रोटेक्शन का है। तीसरी बात सुन लीजिए, अगर अपने बॉडी में, है ना, अगर स्किन है क्या एपिथेलियल? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। क्या मैं कहने जा रहा था बच्चों कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में दो बातें अभी बता दी, कवरिंग टिश्यू है और इट इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तीसरी बात सुन लीजिए, क्या मैं कहने जा रहा था? तीसरी बात मैं कहने जा रहा था कि अगर किसी भी मटेरियल को अपने बॉडी में एंटर करना होगा तो उसको एटलीस्ट एक लेयर एपिथेलियल टिश्यू का क्रॉस करना ही होगा। सो इफ एनी मटेरियल हैज टू एंटर इनटू आवर बॉडी, इट हैज टू क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर कोई भी, अगर बाहर से स्किन को क्रॉस करके बॉडी में जाए, अगर कोई भी मटेरियल को बाहर से जाना है तो स्किन वाले लेयर को क्रॉस करके जाना हो। अगर आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सर हम लोग खाना खा लेते हैं तो पेट में चला जाता है, स्टमक में, तो वो तो बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी के अंदर तब तक नहीं गया जब तक कि स्टमक के एपिथेलियल टिश्यू के वॉल को क्रॉस करके वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता बच्चों। तो ये बात सभी को याद रखना है कि अगर कोई भी मटेरियल अपने बॉडी में एंटर करेगा तो उसको एटलीस्ट एक लेयर एपिथेलियल टिश्यू का क्रॉस करना ही होगा। तो ये बात सभी लोग याद रखें। क्या हम लोग कहते हैं, दो तीन बातें अभी हमने इसके बारे में समझा दिया है। पहली बात हमने क्या बता दिया बच्चों? इट कवर्स आवर बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ये हमारे बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों कवर करने का काम करता है और इसी वजह से देयरफॉर कॉल्ड एज कवरिंग टिश्यू। वो पूछा जाता है बच्चों ये सवाल, इसी वजह से इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इसे कवरिंग टिश्यू कह देते हैं। दूसरी बात याद रखें बच्चों, दूसरी बात ये याद रखें, इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कैसा है बच्चों? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये अपने पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरी बात हमने क्या बता दिया? इफ एनी मटेरियल हैज टू एंटर इनटू आवर बॉडी, इट हैज टू एटलीस्ट क्रॉस वन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। So if any material has to enter our body, हमारे बॉडी को अगर कोई भी मटेरियल एंटर करेगा, it has to at least cross one layer ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसको एक लेयर एपिथेलियल टिश्यू का क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी मटेरियल को हमारे बॉडी के अंदर
है ना, एक तरह से प्रोटेक्शन करता है। सही, यस, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हमने कह दिया बच्चों, इफ एनी मटेरियल हैज टू एंटर इनटू अ बॉडी इट हैज टू एटलीस्ट क्रॉस वन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी एक और बात सुनिएगा बच्चों, अब यहां पर लिख देता हूं, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही बात चल रही है बच्चों, बहुत ध्यान से ये बात भी सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा ये बात भी। बच्चों हमारे बॉडी में ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमेशा एक नॉन सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रेस्ट करता है ऑलवेज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हमने बता दिया क्या बच्चों, कि द एपिथेलियल टिश्यू या दिस टिश्यू, ये वाला जो टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये इट ऑलवेज रेस्ट्स ओवर, हमेशा इट ऑलवेज रेस्ट्स ओवर नॉन सेल्यूलर सेल से नहीं बना हुआ होता है, नॉन सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमेशा कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होगा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रेस्ट करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर घर में भी बच्चों सर एपिथेलियल टिश्यू परमिएबल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, परमिएबल होते हैं, बट सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं क्योंकि सेल्स से बने हुए हैं, तो सेल्स कंट्रोल करके चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। बात सुन लीजिए जो बताने जा रहा था बच्चों, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होगा तो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगा। जैसे अपने को टाइल्स घर में बिछानी होती है तो नीचे पहले ईंट वगैरह तोड़ करके उसका बेस बनाना पड़ता है, ऐसे ही अपने बॉडी में भी ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, इस एपिथेलियल टिश्यू को एग्जिस्ट करने के लिए नीचे एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होना मस्ट है। जैसे ये समझ लीजिए बच्चों, ये देखिए नीचे मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूं, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा बच्चों क्या, ये देखिए ये एपिथेलियल टिश्यू बना रहा हूं। तो एपिथेलियल टिश्यू है ना, किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ये जो नीचे आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चों ये बात सभी लोग याद रखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू, कोई भी टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होगा वो हमेशा एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगा, इट ऑलवेज रेस्ट ओवर अ नॉन सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों और आगे चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये बात समझ गए बच्चों, इनके बीच में, इनके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, तो ये बात भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, स्पेसेस आर एब्सेंट बिटवीन देम, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की टिश्यू होता है? नहीं बच्चों, ये टिश्यू नहीं है, क्योंकि टिश्यू तो सेल से बना हुआ होगा। ये तो यही तो बोला, नॉन सेलुलर, ये सेल से नहीं बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से नहीं बना हुआ है, ये नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर है। ठीक है बच्चों, अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से एक एक करके सभी बात समझिएगा। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो सबसे पहला टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, उसे हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों इस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बातें सुनिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या कह देते हैं कि इस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो फ्लैट होते हैं, जो सेल्स हैं वो चिपटे होते हैं इस तरीके से। ये साइड से जब हम लोग देखें तो इस तरीके से नजर आते हैं, चिपटे सेल्स होते हैं, और नीचे एक लाइन जो बनाए बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ लीजिए। जब इस टिश्यू को ऊपर से देखते हैं बच्चों, जब इस टिश्यू को ऊपर से देखते हैं तो ये टाइल्स की तरह नजर आते हैं बच्चों, इस तरीके से, है ना, दे अपीयर टू बी लाइक टाइल्स। इस तरीके से ये अपीयर होते हैं बच्चों, इस तरीके से ये नजर आते हैं। तो फ्रॉम टॉप इफ यू सी, अगर इस टिश्यू को ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ये टाइल्स के पैटर्न में नजर आएंगे, लेकिन अगर इसको काट करके साइड से देखेंगे तो ऐसे चिपटे चिपटे सेल्स नजर आते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों ये बात, क्या हमने कह दिया, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये फ्लैट सेल्स से बने हुए होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, चिपटे सेल्स से बने हुए होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बच्चों इसके बारे में इनका जो अपीयरेंस है वो टाइल्स के जैसा है, इसी वजह से इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं।
So cells are tiles like, and therefore it is also called as pavement epithelium. इसे pavement epithelium भी कह देते हैं। पेवमेंट समझते हैं बच्चों? पेवमेंट सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है ना, जो चलने वाला रास्ता होता है, उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो पेवमेंट के तरह ये सेल्स अरेंज होते हैं, इसीलिए मतलब टाइल्स के तरह अरेंज होते हैं, इसीलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। बच्चों ये चिपटे सेल्स हैं, तो चिपटे सेल्स का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या ये काम करते होंगे जिसकी वजह से इनके सेल्स चिपटे हैं? तो इस टिश्यू का काम होता है मटेरियल्स को एक्सचेंज करना और उस एक्सचेंज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। जैसे ये पाए जाते हैं अपने लंग्स के अंदर, जो एल्वेलाई है ना बच्चों, उस एल्वेलाई के वॉल में पाए जाते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। ऐसे ही ये पाए जाते हैं किडनी के अंदर। आपने पढ़ा है नेफ्रॉन में जो बोमेन्स कैप्सूल है, उस बोमेन्स कैप्सूल में भी ये पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका काम प्रोटेक्शन का तो है ही है, प्रोटेक्शन के अलावा इसका काम है बच्चों मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल, इट इज प्रेजेंट इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स, इट इज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उनके वुमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट। हाँ बच्चों, कोई सवाल? सर अगर थिन सेल्स है तो प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? प्रोटेक्शन देखिए उनका प्राइमरी रोल है, उनका खानदानी रोल है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। लेकिन प्रोटेक्शन के अलावा इनका जो मेन रोल है वो है मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में मदद करना। ठीक है बच्चों, तो ये बात हम लोग यहां पर कह देते हैं। इसको मैं एक्चुअल में यहां पर लिखना चाहता हूं, क्या कह दूं बच्चों? दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर इसका एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके एग्जाम्पल को दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल कहां पर पाया जाता है बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन एल्वेलाई। एल्वियोलाई सब लोग जानते हैं ना कहां पर होते हैं बच्चों? ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वहां पर पाए जाते हैं, ताकि वहां पर भी गैसेस एक्सचेंज तो होता ही है बच्चों। और कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? इट इज प्रेजेंट इन दी बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल में पाए जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। तो ये बात आई होप सभी लोग समझ गए बच्चों, किसके बारे में? अबाउट द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी इसके बारे में बात खत्म नहीं हुई है, अभी इसके कई मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे सबसे पहला मॉडिफिकेशन इसके बारे में सुनिएगा बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का जो पहला मॉडिफिकेशन है सुनिएगा। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के जब कई लेयर्स डेवलप हो जाते हैं वन ओवर द अदर, है ना, जब कई लेयर्स डेवलप हो जाते हैं वन ओवर द अदर, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों इस बात को यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इसी का स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का एक मॉडिफिकेशन है। क्या कह देते हैं बच्चों? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। एसक्यू शॉर्ट में लिख दिया बच्चों स्क्वैमस के लिए। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, ये इसी का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों? ये स्क्वैमस एपिथेलियल का टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। क्या कोई सवाल पूछ रहे हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या है? बता दिया बच्चों, है ना। तो कंटिन्यूअस रहा करिए, भाग मत जाया करिए, जो चीजें बता रहे हो सब लगातार सुना करिए। इसका काम क्या है? मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करना। जैसे लंग्स के एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वो एल्वेलाई की दीवार के जरिए ही होता है। तो जो एल्वेलाई में सेल्स है वो ऐसे चिपटे सेल्स हैं। अगर मोटे सेल्स होते तो गैसियस एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाता, है ना। ठीक है सर, ये टिश्यू सिक्रीशन का काम करता है? नहीं, ये सिक्रीशन का काम नहीं करता है। इसका काम सिर्फ यही है कि मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। सिक्रीशन का काम जो है वो क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं क्या कह रहा था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला जो एपिथेलियल टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, इसके बारे में क्या कह देते हैं कि मल्टीपल लेयर्स, है ना, मल्टीपल लेयर्स
layers of cells are present in this tissue. In this tissue, इस टिश्यू में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. बस एक लेयर सेल्स का नहीं है, मल्टीपल लेयर है सेल्स के बच्चों. So multiple layers of cells are present in this tissue. Stratified का मतलब ही यही होता है. Strata का मतलब होता है बच्चों layers. तो stratified का मतलब कई layers पाए जाते हैं. और बच्चों ये बात आपको याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्क्वैमस के कई लेयर्स. इसका कई लेयर का मतलब यहां बना करके भी बता देता हूं बच्चों. जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है सेल्स के, इसके बाद हम लोग कह देते हैं एक और लेयर है सेल्स का, इसी के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन बस एक ही होगी जो नीचे होगी, एकदम नीचे होगी. और उसके ऊपर ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स है, इनके कई लेयर्स पाए जाएंगे वन ओवर द अदर. ये आप देख रहे हैं ना बच्चों, जैसे यहाँ पर 3 लेयर्स यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ. सो मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम आर प्रेजेंट वन ओवर द अदर. एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल लेयर्स पाए जाते हैं. तो इसी को क्या कह दिया जाता है बच्चों? इसी को हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कह देते हैं. So multiple layers of cells are present in this tissue. एक बात हमने कह दिया. इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है प्रोटेक्शन का. इसका काम प्रोटेक्शन का होता है. और ये कहां पर पाया जाता है बच्चों? जैसे ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं. नॉर्मल स्किन में यही वाला एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है अपनी स्किन में बच्चों. स्किन में मल्टीपल लेयर्स है बच्चों. कई बार आपने देखा होगा ना, पाम वगैरह की जो स्किन है वो कई बार निकलती है. तो जो स्किन निकलती है तो ऐसा तो नहीं है कि अंदर से ब्लड आने लगता है, अंदर और भी लेयर्स होते हैं. तो यही वाला एपिथेलियम है बच्चों, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. इस वजह से एक स्किन की लेयर ऊपर की निकल जाती है तो नीचे और भी लेयर्स है. ऐसे ही बच्चों अपने माउथ के अंदर भी हम लोग रोजाना बच्चों खाना पीना खाते हैं, तो खाने के पार्टिकल्स क्या अपने माउथ के अंदर के दीवार से घिसते नहीं होंगे? और अगर घिसेंगे बच्चों तो वो डेथ नहीं करते होंगे क्या बच्चों? वो डेड नहीं होते होंगे, मरते होंगे. तो मरेंगे अगर, और एक ही लेयर होती तो अंदर से तो ब्लड निकल आता. लेकिन ऐसा नहीं, कई लेयर बैकअप में मौजूद है बच्चों. तो याद रखिएगा, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहां मौजूद है? ये अपने ओरल कैविटी में मौजूद है बच्चों, ये अपनी स्किन में प्रेजेंट है. तो ये बात हम यहां पर कह देते हैं. इसके एग्जांपल में क्या बच्चों? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है? ये अपने ओरल कैविटी में प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन आवर स्किन. ये स्किन में प्रेजेंट है बच्चों, ये ओरल कैविटी में मौजूद है. अच्छा, उसके बाद इसी का एक फर्दर मॉडिफिकेशन और भी है. और वो मॉडिफिकेशन क्या है बच्चों? क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. The other modification is, इसी का एक मॉडिफिकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बच्चों बस इतना समझिए कि ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसी के सबसे बाहर वाले लेयर में एक प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है जिसका नाम है केराटिन. और इस प्रोटीन के डिपोजिशन के वजह से जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो कैसा हो जाता है बच्चों? वो डेड हो जाता है. तो ये बात आपको याद रखना है. यहां पर एक प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है जिसका नाम है केराटिन. और ये वही प्रोटीन है जो अपने हेयर्स में प्रेजेंट होती है, जो अपने नेल्स में प्रेजेंट होती है बच्चों. अपने हेयर्स कैसे डेड नेचर के हैं, या नेल्स अपने डेड क्यों है? केराटिन प्रोटीन की वजह से. तो वही केराटिन प्रोटीन बच्चों ये सबसे बाहर वाले लेयर में डिपॉजिटेड हो जाती है. तो ये बात याद रखिएगा आप. इट इज डिपॉजिटेड इन द आउटर मोस्ट लेयर एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स दिस एपिथेलियल टिश्यूज आउटर मोस्ट लेयर डेड. और ये कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? अपने पाम में, अपने हाथ का जो पंजा है ना, उसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, वो यही है बच्चों. कौन? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. या अपने पैर के सोल में जो मौजूद है बच्चों. याद करिए बचपन में बच्चों कई बार हम लोग कोई गर्म चीज पकड़ करके उठाने की कोशिश करते थे, हाथ एकदम जलने लगता था, है ना, या छूट जाता था हाथ से कोई गर्म मिल्क का ग्लास वगैरह या एनीथिंग लाइक दैट. और फिर हम लोग देखते थे कि जो बड़े लोग हैं वो आकर के जल्दी से हमारे हाथ से छीन करके या ले करके उसको आसानी से रख देते, तो वो नहीं जलते हैं. तो बचपन में लगता था कि यार ऐसा क्या है, हम लोग जल जाते हैं, बड़े लोग जलते नहीं है. तो एक्चुअल में बच्चों अब आपको समझ में आता होगा कि वो उनके बचपन में ये केराटिन प्रोटीन का बचपन में डिपोजिशन नहीं होता है. इस वजह से स्किन का जो लेयर है बच्चों वो उतना हार्ड, उतना टफ नहीं रहता है.
लेकिन बड़े लोगों में ये केराटिन का डिपोजिशन लेयर में ज्यादा हो जाता है, इस वजह से एकदम हार्ड टफ हो जाता है। और जो लोग काम करते हैं बच्चों, जो लोग वर्क करते हैं, मजदूर वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर तो और भी ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, उनका स्किन, हाथ का स्किन और एकदम टफ हो जाता है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा बच्चों, बच्चों के जो पैर में भी इसका डिपोजिशन जो है बहुत कम होता है। इस वजह से वो अगर कहीं गर्म जगह पर चलते हुए भाग करके निकल जाते हैं, फिर वहां खड़े होकर के चिल्लाते हैं, समझ जाते हैं कि अरे इसका पैर जल गया। और हम लोग जो है एकदम बेसिकली वहां पर चलते चले जाते हैं, जल्दी से चल के चले जाते हैं, उतना दर्द अपने को महसूस नहीं होता है। या वो लोग याद करें बच्चों जो यूजुअली फ्राइडे के प्रेयर्स में एकदम आखिर में पहुंचते हैं मॉस्क में, और उनको है ना जमीन पर ही खड़ा रहना पड़ता है। तो जब तेज एकदम धूप होती है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम बर्दाश्त करके खड़े हुए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पैर उठा रहे हैं, फिर दूसरा पैर उठा रहे हैं, फिर पहला पैर उठा रहे हैं, तो वो एक्चुअल में बैलेंस कर रहे हैं। उनके पास केराटिनाइजेशन नीचे वाले लेयर में कम है। तो बात समझ गए ना बच्चों, तो यही वाला वो लेयर है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। वो वाली लेयर यहां पर नहीं है, इस वजह से यहां अगर कोई गर्म चीज कोई टच कर दे तो बहुत तेज जलेंगे, लेकिन यहां पाम में और पैर के सोल में बच्चों, पैर के सोल में ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आ गई ना बच्चों? सभी लोग याद रखेंगे, स्किन इज नॉन केराटिनाइज्ड। यस, स्किन का कुछ हिस्सा जैसे अपना ये पाम है और सोल है, ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, लेकिन बाकी जो बॉडी के पार्ट का स्किन है वो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, और अब इसका एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, इस केराटिन की वजह से होता क्या है बच्चों, ये सेल्स को डेड कर देता है, इट मेक्स द सेल्स एक्चुअली डेड, है ना, ये इट मेक्स द सेल्स डेड। और ये कहां पर पाया जाता है ये बच्चों, ये पाम एंड सोल, ये पाम में और सोल की स्किन में बच्चों ये वाला एपिथेलियम पाया जाता है। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई अबाउट दी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और उसके मॉडिफिकेशन कहां कहां पर पाए जाते हैं, ये बात सभी को क्लियर हो गई। यस सर। एनीवेज, बात सभी को समझ में आ गई। लिप्स आर केराटिनाइज्ड? नहीं, लिप्स में केराटिन नहीं प्रेजेंट होता है, लिप इज नॉन केराटिनाइज्ड। हाँ, समटाइम्स व्हेन इन ड्राई सीजन्स, है ना, ड्राई सीजन्स में आपने देखा होगा होठ फटने लगता है और उसमें बाहर की तरफ एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तब आप समझ जाइए उसमें केराटिनाइजेशन होने लगा है। नॉर्मली लिप्स आर नॉट केराटिनाइज्ड। ठीक है, लिप्स के अंदर जो है एक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस कहते हैं। ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस जो लिप्स के अंदर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए, है ना। हेड और हेयर, हेड के बारे में तो अलग बात है, जो हेयर्स हैं वो उसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। ये वही केराटिन प्रोटीन है बच्चों, जब याद करिए कभी हम लोग सर्दी वगैरह में हीटर वगैरह पर सेकते रहते हैं और ये हेयर वगैरह या नाखून वगैरह गिर जाता है, तो उसमें से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, महक आती है। तो वो जो महक है ना बच्चों, वो इसी केराटिन की वजह से स्मेल है, महक है। नेल्स कौन से टिश्यू से? ये केराटिनाइजेशन हो जाता है बच्चों, ये दीज आर केराटिनाइज्ड सेल्स सिंपली, ये केराटिनाइज्ड सेल्स है सिंपली। ठीक है बच्चों, ये बात सभी लोग याद रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? क्या हम लोग और आगे बढ़े? अब हमने एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप हमने डिस्कस कर लिया, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और उसके दो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिए। एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा क्या बच्चों, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नाउ लेट, है ना, और आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो दूसरा टाइप है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू का, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कह देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप। जो दूसरा टाइप है बच्चों, जो दूसरा टाइप है उसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सो द सेकेंड टाइप, उसको बी कह देते हैं हम लोग, बी नाम दे देते हैं। क्या कह दिया जाए बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एंड एज द नेम इंडिकेट्स, ये सेल्स जो है अगर साइड से देखते हैं तो क्यूबॉइडल नेचर के नजर आते हैं बच्चों, बट क्यूब शेप के हम लोग कह देते हैं, दी सेल्स आर क्यूब शेप। तो ये सेल्स कैसे होते हैं बच्चों, ये क्यूब शेप होते हैं या क्यूबॉइडल नजर आते हैं। सो द सेल्स
द सेल्स आर क्यूब शेप्ड और क्यूबॉइडल है ना। अच्छा, इनके नाम से आप समझ में ही आ रहे हैं, अगर 2 डायमेंशन में हम लोग देखेंगे तो साइड से बच्चों इनका अपीयरेंस कैसा नजर आता है, ये स्क्वायर शेप के अपीयर होते हैं, दे अपीयर टू बी स्क्वायर शेप। बच्चों इस तरीके से ये नजर आते हैं, तो ये स्क्वायर शेप के नजर आते हैं इस तरीके से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बात, क्या कि ये सेल्स कैसे होते हैं, क्यूब शेप या क्यूबॉइडल इन शेप, एंड दे अपीयर टू बी स्क्वायर इन शेप व्हेन वी सी फ्रॉम साइड्स। अगर साइड से नजर देखते हैं तो ये स्क्वायर शेप के नजर आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है बच्चों कि इनका जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज एक्चुअली सेंट्रल इन पोजीशन। तो ये बात याद रखें, द nucleus is central in position, इनका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो सेंट्रल है पोजीशन में, न्यूक्लियस इनका सेंटर में। बच्चों यही एक डिफरेंस है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स में न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन में, लेकिन जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी आगे पढ़ेंगे वहां पर जो न्यूक्लियस का पोजीशन है वो कैसा है बच्चों, बेसल। ठीक है, तो वो बात हमने यहां पर लिख दिया, न्यूक्लियस इज सेंट्रल इन पोजीशन। अब फाइनली इनका फंक्शन सुन लीजिए, इनका मेन काम बच्चों है सिक्रीशन का। सो देयर मेन फंक्शन इज सिक्रीशन, ये बात भी याद रखें, देयर मेन फंक्शन और रोल इज सिक्रीशन। इसका मेन फंक्शन या रोल क्या है बच्चों, सिक्रीशन है ना। एंड एब्जॉर्प्शन भी है बच्चों, बट मेन फंक्शन इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, बट मेनली जो है इसका काम सिक्रीशन का है। अच्छा बच्चों, यही वो एपिथेलियम है जो जर्म सेल्स बनाने का काम करता है, या जो एग और ओवम बनाता है बच्चों। इसी वजह से इसे जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बात याद रखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, इसका ये फंक्शन मैंने लिखा है ना, एग्जाम्पल नहीं, ये फंक्शन लिखा है इसका। और क्या मैं कहने जा रहा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसे और भी क्या कहा जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स बनाने का काम करते हैं, ये जर्म सेल्स बनाते हैं। जर्म सेल्स का मतलब बच्चों जो आगे जाकर के स्पर्म एंड ओवम को जन्म देंगे, उन सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। तो जो जर्म सेल्स है बच्चों याद रखें, वो जो जर्म सेल्स है, वो जर्म सेल्स को कौन बनाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम किससे बना हुआ होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। बच्चों याद रखेंगे ना। अच्छा एक बात और याद रखें, क्या मिस्टर फ्यूचर डॉक्टर, आप एक चीज को कितने बार पूछेंगे, आप और लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या मैं कहने जा रहा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि ये जर्म सेल्स बनाने का काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दी जर्म सेल्स। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये कहां पर पाए जाते हैं। ये इसके एग्जांपल में हम लोग कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन वी कैन से फर्स्टली इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। ये एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड वगैरह में पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स और ग्लैंड्स वगैरह में भी पाया जाता है। और इसका मेन काम मैंने बता ही दिया है, सिक्रीशन का है। और प्लस जर्मिनल एपिथेलियम में तो पाया ही जाता है। तो एक और एग्जांपल क्या कहते हैं बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम। अच्छा, और भी अगर आप मुझसे इसका लोकेशन पूछेंगे तो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। तो ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है ना, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूब्यूल मतलब समझ गए ना बच्चों, पीसीटी, डीसीटी, है ना, वो वाले जो पूरा ट्यूब्यूल्स हैं, उनके दीवार में ये वाला एपिथेलियम मौजूद है या प्रेजेंट है। बच्चों ये बात हो गई किसके बारे में, अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों यहां तक अगर कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए, जब मैं आपसे पूछूं बच्चों तभी आप जो है ना सवाल पूछिए। थायराइड वेसिकल्स, बिल्कुल सही बात है सुबिया खान,
थायराइड वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखा है। पैनक्रियाज ऑल्सो, यस पैनक्रियाज में भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सेल्स पाए जा, मतलब इस टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो सिक्रीटरी नेचर के होते हैं। एनीवन एल्स स्टूडेंट्स? पैनक्रियाटिक डक्ट बिल्कुल सही है बच्चों, ये जो भी मतलब ग्लैंड्स है ना उनके डक्ट्स में, उनके ट्यूब्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक बात बच्चों सभी को समझ में आ गई कि वर्डल एपिथेलियम के बारे में। एक लास्ट टाइप का एपिथेलियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड द लास्ट एपिथेलियम इज एक्चुअली द कॉलमनर एपिथेलियम। जो आखिरी एपिथेलियम है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम कह देते हैं। द लास्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। और कॉलमनर एपिथेलियम में क्या कह देते हैं, जो सेल्स है वो कैसे बच्चों, वो कॉलम शेप के होते हैं। द सेल्स आर कॉलम शेप। ये देखिए बच्चों, जो सेल्स है इस तरीके से वो कॉलम शेप के होते हैं। द सेल्स आर कॉलम शेप। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो न्यूक्लियस है बच्चों, दैट इज बेसल इन पोजीशन। इनका जो न्यूक्लियस है उनका पोजीशन क्या है बच्चों, बेस पर है। दे आर बेसल इन पोजीशन। ये देखिए स्टूडेंट्स, द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इज बेसल, मतलब बेस पर पाया जाता है। और सेल्स कैसे, कॉलम शेप के या पिलर शेप के हम लोग कह देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कह देते हैं, द सेल्स आर कॉलम शेप और पिलर शेप। सेल्स आर कॉलम शेप्ड, कॉलम शेप्ड और पिलर शेप्ड, और पिलर शेप्ड। जो सेल्स है बच्चों वो कॉलम शेप्ड है या पिलर शेप्ड है बच्चों, ये बात सभी लोग याद रखिएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बात भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, ये कहां पर पाए जाते हैं बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन, या पहले ये कह दूं कि देयर मेन फंक्शन, their main function is absorption। इनका मेन काम क्या है बच्चों, इनका मेन काम है एब्जॉर्प्शन का, और साथ में थोड़ा बहुत सिक्रीशन भी करते हैं, बट मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। और कहां पर पाए जाते हैं, they are present in the small intestine, present in the stomach and intestine कह देता हूं। ये स्टमक वगैरह में पाए जाते हैं एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, एंड इंटेस्टाइन। और इसका भी बच्चों दो मॉडिफिकेशन है, बल्कि इसमें से एक मॉडिफिकेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक जिसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एक कॉलमनर का एक मॉडिफिकेशन है जिसे क्या कह दिया जाता है बच्चों, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपली यही याद रखना है, सेल्स तो ऐसे कॉलम शेप के हैं, द सेल्स आर कॉलम शेप, बट द टिप ऑफ दी सेल्स हैव सीलिया प्रेजेंट। इस तरीके से ये देखिए बच्चों, ये सीलिया प्रेजेंट होता है इनके टिप पर, और इस सीलिया के बीटिंग के वजह से है ना, ये अपने आसपास के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करते हैं। तो ये बात याद रखना है सभी को कि ऐसे एपिथेलियम को क्या कह देंगे, ऐसे एपिथेलियम को क्या कह देंगे बच्चों, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कहां पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन, जैसे ये वाला कहां पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन, एक तो हम लोग कहते हैं ट्रैकिया वगैरह में पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, और उसके अलावा ये पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब्यूल में, इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल। ठीक है ना बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ये बात सभी लोग याद रखें। सर डक्ट्स में सिक्रीशन हो हॉट है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, सिक्रीशन होता है क्या, नहीं सिक्रीशन तो नहीं होता है, बट वो रेगुलेट किया जाता है उसके कंसंट्रेशन वगैरह को, है ना, कि कितना ज्यादा गाढ़ा होना है, कितना, है ना, तो उसमें से कुछ काम होते हैं। सर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, बिल्कुल सही बात है, इसके 5 मॉडिफिकेशंस हम लोग पढ़ाते हैं, बट अभी आपको एक ही याद रखना है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें एंड्स पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उन सीलिया के बीटिंग से चीजों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये कहां पर पाया जाता है, ट्रैकिया में और फैलोपियन ट्यूब्यूल में। ट्रैकिया में म्यूकस के ट्रांसपोर्ट के लिए और फैलोपियन ट्यूब्यूल में ओवम या एग के ट्रांसपोर्ट के लिए। सर वास्ट डिफरेंस में भी पाया जाता है, वास्ट डिफरेंस में एक अलग तरीके का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है बच्चों, है ना, वास्ट डिफरेंस में एक अलग तरीके का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, बट यस वास्ट डिफरेंस में कॉलमनर तो होता है, लेकिन कॉलमनर के ऊपर एक्चुअल में एक दूसरे टाइप का सीलिया होता है जिसे स्टीरियो सीलिया बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है।
तो क्या हुआ, बट क्यूबिकल का तो फंक्शन सिक्रीशन है, हाँ तो इसका भी फंक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन दोनों का है ना, बट मेनली इसका काम किसका है, एब्जॉर्प्शन का। इसका भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन दोनों का है, लेकिन इसका मेन काम सिक्रीशन का है। ठीक है बच्चों, आज के डिस्कशन को हम लोग यही एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, है ना। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक बात और कर सकते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें एपिथेलियम ग्लैंड्स कितना बिहेव करते हैं, जिनका मेन काम सिक्रीशन का होता है। तो जितने ग्लैंड्स अपने बॉडी में, सब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, सब एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से होंगी बच्चों, कुछ पता नहीं है, बट होपफुली जुलाई में अबाउट सेकेंड वीक से मे बी पॉसिबल, है ना, जब भी मतलब खुलने का टाइम होगा, परमिशन मिल जाएगी, तब से हम लोग जो है ऑफलाइन आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बात करेंगे आगे।